चलिए फिजिक्स, लास्ट टाइम हमने देखा था जितना भी चार्ज हम लोग का यूनिवर्स में उपस्थित है वो क्या होता है, हर एक बॉडी पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और ये चार्ज के बारे में हमने ये भी सीखा कि ये चार्ज कहाँ से उत्पन्न हुआ। चार्ज को पहचानने का तरीका भी आप सीख चुके, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। आज इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के बारे में। कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की बात करें तो आप जानते हैं कि मटेरियल आपके पास में 3 प्रकार की होती है, 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरह से। लेकिन ये स्टेट की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर और एक हमारे लिए स्पेशल चीज आएगा जिसका नाम है सुपर कंडक्टर। ये सारी की बातें करेंगे हम लोग। कल भी हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें सीखे, लेकिन वो जनरल टर्म पे था कि इंसुलेटर किसको कहते थे, किसको कंडक्टर कहते थे और किसको सेमी कंडक्टर। लेकिन वो उसके अंदर पे उस प्रकार का बिहेवियर क्यों शो होता है उसको आज हम जानेंगे। समझ में आ गया? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल को जानने से पहले हमको सीखना होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। किसके बारे में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आज कल हमने सीख के रखा ना कि इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, एक गुण है चार्ज। जिधर जिधर आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगी आपका चार्ज उसका पीछे पीछे साया की तरह जाएगा। और कौन इलेक्ट्रॉन जा सकता है? जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो। समझ में आ गया? अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में बंधा हुआ है, अब कोई घर में बैल बकरी पालते हैं ना, उसको रस्सी से बांधते हैं तो वो मूव कर सकता है क्या? वो कब मूव कर सकता है? जब आप उसको फ्री कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या चाहिए? फ्री, तभी वो क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से चार्ज ट्रांसफर हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तब हम चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की ओर। ठीक, चलो इसी में जानेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। हो गया? जनरल टर्म पे हम मेटल की बात करेंगे सबसे पहले, फिर नॉन मेटल में आएंगे। ठीक, पहले हम मेटल की बात करते हैं। मेटल का मतलब आपको समझ में आता है सबको। सपोज ये हमारा क्या है? मेटल है। मेटल तो ये हमारा एटम से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से मिलकर बनी हुई है। मतलब इसके अंदर पे बहुत सारा क्या प्रेजेंट है? आपका एटम प्रेजेंट है। इस तरह से एटम प्रेजेंट है। ये एटम है, जो गोल गोल दिखाई दे रहा है वो क्या है? एटम्स है। और ये एटम से मिलकर आपका मेटल बना हुआ है। हम मेटल की बात कर रहे हैं पहले। अगर ये एटम्स है तो इसके सेंटर पे क्या चार्ज होगी? आपका पॉजिटिव चार्ज होगी। और इस एटम में ऑर्बिट होती है। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है? चारों ओर चक्कर लगाती है। समझ में आ गया? इसको हम जानने के लिए यहाँ पे बना देते हैं। ये आपका न्यूक्लियस पार्ट और ये इसका ऑर्बिट। इस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या लगाता है? इसको चक्कर लगाता है। उसका ड्यूटी है कि आप न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाइए, यही आपका काम है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस को चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है? ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस पार्ट से बंधा हुआ है कि आपको मेरा चक्कर लगाना ही है, आप फ्री नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन मेटल्स में क्या होता है? जैसे कि मेटल्स को हम रूम टेम्परेचर में लेके लाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बोले तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस, यही तो होती है आपका रूम टेम्परेचर। अभी आप यहाँ पे बैठे तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? उतना ही होगा। समझ में आ रहा है? जब हम किसी मेटल्स को रूम टेम्परेचर में लेके आते हैं तो मान के चलिए कि मोटा मोटी उसमें 298 केल्विन टेम्परेचर चलाता है। 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो उसमें आप 25 डिग्री जोड़ दीजिए
तो कितना केल्विन हो गया? 298 केल्विन। इतना को हम रूम टेम्परेचर मानेंगे। जब ये टेम्परेचर में हम किसी मेटल्स को लाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन्स पे आपका थर्मल एनर्जी पड़ता है। क्या पड़ता है? थर्मल एनर्जी, जिसको हम हीट एनर्जी बोल सकते हैं। और ये हीट एनर्जी कहां से पड़ेगा? रूम टेम्परेचर से। या आप जहां बाहर रखे हैं मटेरियल, वहां पे भी तो क्या है आपका? टेम्परेचर है। तो उससे उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या पड़ने वाली है? थर्मल एनर्जी पड़ने वाली है। और थर्मल एनर्जी पड़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? आयोनाइज हो जाएंगे। जो इसका न्यूक्लियस पार्ट को क्या कर रहा था? चक्कर काट रहा था, वो क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। अब आयोनाइज हुआ तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी? आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। समझ में आ रहा है मेरा बात? कि आप यहां पे खड़ा हैं, ठीक, आपको पीछे से आके कोई धक्का मार दे तो आप में अचानक से क्या पैदा हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा पैदा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस पार्ट को गोल गोल चक्कर लगा रहा है। ये बॉन्डेड है न्यूक्लियस पार्ट से, लेकिन जब इसको थर्मल एनर्जी मिलती है रूम टेम्परेचर से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है, चार्ज हो जाती है। और चार्ज होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन्स में क्या आ जाता है? आपका काइनेटिक एनर्जी चला आता है। अब काइनेटिक एनर्जी आया तो क्या ये इस ऑर्बिट को चक्कर काटेगा? नहीं काटेगा। अब ये क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी आया तो इस अपना ऑर्बिट को छोड़ेगा और 2-3 चक्कर लगाएगा और ये इधर लाके अकेले हो जाएगा। अब अपना ऑर्बिट को छोड़ के बाहर। अब ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आया तो अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ कि नहीं हुआ? अब उसको न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है, वो जिधर मर्जी उधर मूव कर सकता है। समझ में आ गया? हम रूम टेम्परेचर की बात क्यों कर रहे हैं कि आप मेटल को भी जब 0 केल्विन टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो वो भी आपका कंडक्टर नहीं रहेगा। मेरा बात समझ में आया? मेरा बात पकड़ पाई तुम लोग? यानी कि -273 केल्विन टेम्परेचर पे अगर आप मेटल को भी लेके जाएंगे और उससे अगर आपको करंट ट्रांसफर कराना है तो उस मेटल से आप करंट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। करंट ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब हो सकती है? जब उसको थर्मल एनर्जी मिले। और थर्मल एनर्जी कहां पे मिलता है? रूम टेम्परेचर से ऊपर की टेम्परेचर पे मिलता है। क्लियर? तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हुआ? अपना ऑर्बिट को छोड़ के फ्री हो गया। हुआ मतलब ये एटम्स को छोड़ के अब ये इलेक्ट्रॉन्स आपका इस आसपास उपस्थित हो गया। यही तो हम सीखे हैं यहाँ पे। समझ पा रही है बात को? अब क्या हुआ? जब हम इसमें पोटेंशियल जोड़ दें, पोटेंशियल का मतलब समझ में आता है कि एक टर्मिनल आपका प्लस हो और एक टर्मिनल आपका माइनस हो। हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटल्स की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है? मेटल है। अब मेटल को हम क्या करें? पोटेंशियल एनर्जी से जोड़े। हमको करंट ट्रांसफर करना है ना, एक जगह से दूसरे जगह क्या ले जाना है? करंट ले जाना है। तो यहां पे हम एक और प्लस से जोड़ देते हैं और एक और किससे जोड़ देते हैं? माइनस से जोड़ देते हैं। माइनस का मतलब आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? अब इसके अंदर पे आपको क्या दिखाई दिया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दिया। इसके अंदर पे फ्री इलेक्ट्रॉन है ना? चलिए, प्लस भी है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। ये देखिए इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है इसके अंदर पे। किस कंडीशन की बात है? ये रूम टेम्परेचर की और मेटल की। अब जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ते हैं तो एक और क्या लगा हुआ है आपका? प्लस और एक और माइनस लगा हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगी तभी आपका चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगी तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल सकती है। क्लियर? जब आप इस कंडीशन बना लेते हैं तो ये प्लस चार्ज है कि नहीं है? तो ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? क्योंकि अनलाइक चार्ज क्या करती है? अट्रैक्शन करती है। हम पढ़ चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ये प्लस चार्ज अपनी ओर क्या कर लिया? खींच लिया। तो जैसे ही खींच लिया तो इसका जगह वहां पे क्या हो गया? खाली हो गया। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स है
इस इलेक्ट्रॉन को तो ये प्लस चार्ज क्या किया, अपनी ओर खींचा। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स था वो जगह क्या हो गया, खाली हो गया। और जहां पर खाली होती है जगह मेटल के अंदर पे, वहां पे झट से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉइंट नोट करेंगे आप। जहां पर भी होल बनती है मेटल्स के अंदर पे, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेस होने से वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है। क्लियर? अब और बात को समझिएगा। अब इसका जगह खाली होने से यहाँ क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो ये प्लस चार्ज क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा? खींचेगा या नहीं खींचेगा? अब यहाँ पर भी फिर खाली हुआ कि नहीं हुआ खाली? तो ये खाली इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? फिर यहाँ पे खाली हुआ, तो ये खाली जगह ये वाला इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बात समझ में आया? क्योंकि माइनस है मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। अब ऐसा समझते हैं तो गलत समझते हैं कि जैसे आप करंट सप्लाई किए, तो करंट सप्लाई किए तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ का अंदर का इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, बाहर निकलती है, और इधर का इलेक्ट्रॉन्स अंदर घुसते जाता है। समझ में आ गया? इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरह से समझें, जैसे घर में पानी के लिए आप लंबा सा पाइप लगाए हैं, ठीक? अब पानी लगाए हैं, लंबा सा पाइप लगाए हैं, जैसे आप नल को क्या किए, ऑन किए, तो वहां से पानी धड़धड़ा के आना शुरू किए। तो क्या आप खोले हैं वो वाला पानी आ रहा है वहां से? वो पानी नहीं आ रहा है, पहले से पाइप में जो पानी उपस्थित था वो पानी आपका गिर रहा है। समझ में आ गया? तो यही कहानी यहाँ पे बनती है कि जब आप यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किए तो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं आया, इसका अंदर का इलेक्ट्रॉन्स इधर आया, और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होते गई। बात समझ में आ गया? इस तरह से जिस मटेरियल पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाए वो क्या बना लेता है, अपने में चार्ज को ट्रांसफर करने का कैपेबिलिटी आ जाती है, उसकी क्षमता हो जाता है उसमें। क्लियर? इस तरह से आप चार्ज को क्या कर सकते हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये कंडीशन कब बनती है, रूम टेम्परेचर पे। क्लियर? ये किसकी कहानी थी, मेटल की, जिसको आप कंडक्टर बोलते हैं, है ना? कंडक्टर ही तो बोलते हैं। कंडक्टर पे क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होती है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है, थर्मल एनर्जी के कारण आयोनाइज होती है, और अपना ड्यूटी चक्कर जो लगा रहा था उसको छोड़ के बाहर जंप कर जाता है। अब वो जिधर मर्जी उधर मूव कर सकता है। हम तार में दोनों ओर क्या जोड़ दिए, पोटेंशियल जोड़ दिए। आप घर में तार जोड़ते हैं तो वही तो करते हैं, एक तार को प्लस से जोड़ते हैं और एक तार को माइनस से जोड़ते हैं। तो प्लस जो जोड़ते हैं वो तार के अंदर का इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, और जो नेगेटिव किया है ना, उधर से इलेक्ट्रॉन्स को वो इधर ट्रांसफर करते रहता है, और उधर से इलेक्ट्रॉन्स उस तार से होके ट्रांसफर होते रहती है, और इसकी वजह से आपको क्या मिल जाता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। क्लियर? चलिए, तो समझ में आया यहाँ पे कंडक्टर की बात क्या बनती है। अब चलिए हम चलते हैं इंसुलेटर पे। किसकी बात करें अभी हम लोग, इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है उसको भी समझिए कि इंसुलेटर पे, इंसुलेटर है तो उसमें भी क्या प्रेजेंट होंगे, आपका एटम प्रेजेंट होंगे। ये लकड़ी है आपका, या प्लास्टिक है, रबर है, सब क्या है, इंसुलेटर है। तो क्या उसके अंदर पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स नहीं होते हैं? होते हैं, मतलब एटम्स प्रेजेंट होता है। ये आपका प्लास्टिक है, यानी कि हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं अभी। ये किसकी बात करेंगे अभी, नॉन मेटल की। तो इस नॉन मेटल के अंदर पे भी आपका क्या है, एटम है। इस तरह से ये एटम है। अब इस एटम में भी यहाँ पे क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे हैं गोल गोल। समझ में आई? अब क्या होगा यहाँ पे कि नॉन मेटल पे ये जो न्यूक्लियस पार्ट है इसमें ऑलरेडी क्या होता है, प्लस चार्ज होता है या नहीं होता है? तो ये प्लस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर इतना ज्यादा फोर्स के साथ में खींच के रखता है कि उसको हम जब थर्मल एनर्जी देते हैं, मतलब जनरली जैसे रूम टेम्परेचर में लाते हैं, तब भी ये इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज नहीं हो पाता। बात समझ में आया मेरा? क्यों नहीं हो पाता है?
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस अपनी ओर जोर से खींच के रखता है। तो ये छोड़े तब तो ये बाहर जाए, जबकि यहाँ पे कंडीशन नहीं बनती थी। इसको खींचने वाला इधर का फोर्स कम था, इसलिए आयनाइज हुआ तो अपना ऑर्बिट को छोड़ दिया। लेकिन जब हम इसको रूम टेम्परेचर में लेके लाते हैं, किसको, नॉन मेटल को, तो ये न्यूक्लियस पास इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर मजबूती से खींच के रखता है, जिससे ये छूटता नहीं है। और नहीं छूटेगा तो क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी? अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी तो क्या यहाँ पे करंट आपका ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। यही दोनों में फर्क होता है। समझ में आ गया? न्यूक्लियस की ओर लगने वाला फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, मेटल्स में क्या होती है? कमजोर होती है, जबकि नॉन मेटल्स में मैक्सिमम होती है। इसलिए नॉन मेटल जनरली टेम्परेचर पे इंसुलेटर होता है। समझ में आ गया? अब कहानी समझिए कि हम अगर कोई ऐसा टेम्परेचर लेके लाएं ताकि इसको मजबूर कर दें यहां से निकलने के लिए, तो निकलेगा, निकलना ही पड़ेगा उसको। मान के चलो कि हम खुशी को ऐसा करके कस के पकड़े हुए हैं, मतलब पढ़ाने के लिए, ठीक, आज तुम पढ़ो बोल के, ठीक, उधर से तुम लोग जितने भी है उसको उधर फोर्स लगा रही है कि मेरे साथ चलो। जब तक मेरा फोर्स तुम लोग से ज्यादा है, तुम इसको उधर खींच के नहीं ले जा सकती। ले जा सकती है? नहीं सर। लेकिन कब ले जा सकती है? जब मेरा फोर्स कम हो जाए और तुम लोग का फोर्स ज्यादा हो जाए, तो वो तुम उधर से घसीट के ले जा सकती है उसको। समझ पा रही है? तो यही कहानी यहाँ पे बनती है। जब हम रूम टेम्परेचर देते हैं तो रूम टेम्परेचर का लगने वाला थर्मल एनर्जी इधर अट्रैक्शन एनर्जी से क्या हो जाता है? कम रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से नहीं निकल पाता। लेकिन ऐसा हम टेम्परेचर दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए? यहाँ से निकल जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो क्या ये नॉन मेटल भी आपका कंडक्टर बन सकता है? 100% बन सकता है। नहीं बनेगा? बनेगा। समझ में आई बात? ये घटनाएं यहाँ पे घटती है। डाउट है समझने में किसी को? कंडक्टर और इंसुलेटर में? चलिए, क्लियर? चलिए, अब हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की ओर। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग चार्ज, है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग चार्ज। अब लिख लीजिएगा पूरा। क्यों हम ये टॉपिक बोले? समझ में आया? अगर चार्ज मूव किया तो कंडक्टर, चार्ज मूव नहीं किया तो इंसुलेटर। समझ में आ गया? लिख लिए? पहला नंबर कंडक्टर, कंडक्टर। डेफिनेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, आप डेफिनेशन लिख चुके हैं। लिखे हैं? तो यहाँ पे कंडक्टर आपका क्या हो सकता है? बताइए हमको। मेटल नहीं होगा? इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टर क्या हो सकता है आपका? इलेक्ट्रोलाइट। ORS का घोल आप पीते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, वो भी आपका क्या है? कंडक्टर है। जो हम लोग का शरीर में जब हम पीते हैं ना, तो क्या पैदा कर देता है? कंडक्टिविटी पैदा कर देता है। समझ में आ गया? अगर हम लोग के शरीर में कंडक्टिविटी पैदा किया तो हम लोग का बॉडी भी क्या है? कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी क्या? सबका बॉडी कंडक्टर है। समझ पा रही है बात को? अब ये बात तो यहां पे क्लियर हुई कि हमारा मेटल भी कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है। तो कौन सा अच्छा कंडक्टर है कि नहीं? यस सर। अच्छा कंडक्टर कौन है? कंडक्टर तो सब है, लेकिन अच्छा कंडक्टर कौन है?
तो उसको पहचानने के लिए हमको जाना होगा कंडक्टिविटी में। कहां पे जाना होगा? कंडक्टिविटी में जाना होगा, तभी आप पहचान पाएंगे कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि वो बॉडी जो मिनिमम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे, वो उसका कंडक्टिविटी कहलाती है। और जिसका कंडक्टिविटी जितना ज्यादा, वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। समझ में आया? नहीं समझ पाई? कंडक्टिविटी का क्या मतलब? आपने फ्री इलेक्ट्रॉन अभी पढ़ा? तो जो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे अपने से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दे, थोड़ा सा उसको हीट दे या थोड़ा सा गर्म कर दे, तो अपने से वो इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर दे, वो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होता है। और जो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होता है वो सबसे गुड कंडक्टर होता है। समझ में आ गया? तो अब थोड़ी सी और जानकारी, मान के चलिए हम मेटल की बात करें तो मेटल हमारे पास बहुत सारा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, बहुत सारा है कि नहीं है? आयरन है। तो ये सबका भी कंडक्टिविटी क्या होता है? अलग अलग होता है। समझ में आ गया? किसी का कंडक्टिविटी मैक्सिमम, किसी का कंडक्टिविटी मिनिमम। तो जिसका कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर होता है। समझ में आया? और सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होता है आपका सिल्वर का। किसका होता है? सिल्वर का। समझ में आ गया? लेकिन सिल्वर क्या है? बहुत महंगा है, जिसको हम घर में यूज करने के लिए नहीं बना सकते हैं तार। समझ में आ गया? फिर दूसरा नंबर पे किसका बारी आता है? कॉपर का। कॉपर भी महंगा है कि नहीं है? और तीसरा नंबर पे बारी आता है किसका? एल्युमिनियम का। इसीलिए जितना भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनती है, चांदी का तो बना नहीं सकता है कोई। पहनने के लिए मिल रहा है, वो कहां से बनाएगा? हाँ? आपका कॉपर भी महंगा है, एल्युमिनियम की अपेक्षा में क्या है? महंगा है। और उससे थोड़ा सा सस्ता हमको क्या पड़ जाता है? एल्युमिनियम। और उससे भी सस्ता आपका लोहा पड़ता है, लेकिन लोहा का कंडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब कम है। कंडक्टिविटी क्या है? कम है, ज्यादा नहीं। क्या है? कम है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कम है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगाने में उसको ज्यादा हीट चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है, फ्री कर सकता है। और जब हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़े तो पहले वो अपना बॉडी को क्या करेगा? हीट करेगा, बहुत ज्यादा हीट करेगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा, तब हमारा करंट ट्रांसफर होगा। इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा करंट मिलेगा, इसलिए हम आयरन का यूज नहीं करते हैं। बात समझ में आ गया? तो अब कंडक्टर को किससे पहचान सकते हैं? उसका कंडक्टिविटी से पहचान सकते हैं। क्लियर? डाउट है? नो सर। दूसरा नंबर चलिए, इंसुलेटर। इसका क्या मतलब हुआ बताइए? मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स नॉट अलाउड। ये तो हमने अभी सीखा। क्या अलाउ कर रहा था? अपनी ओर न्यूक्लियस पार्ट की ओर उसको खींच के रखा था, है कि नहीं? जैसे कि क्या हो सकता है आपका? बताइए। वुड, लकड़ी, है कि नहीं है? दूसरा प्लास्टिक, प्लास्टिक। तीसरा रबर, और कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हम जानने के लिए यहां पे 3 लिख दिए, है कि नहीं? अब जैसे कि आपने कंडक्टर को पहचानने के लिए किसको पहचाना? कंडक्टिविटी को। जिसका कंडक्टिविटी जितना ज्यादा, वो उतना अच्छा कंडक्टर। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इंसुलेटर की। तो ये सब क्या है आपका? इंसुलेटर है। कौन कौन? वुड, प्लास्टिक, रबर। अब फिर से वही सवाल उठती है कि सबसे ज्यादा इंसुलेटर कौन? सबसे ज्यादा इंसुलेटर कौन? इंसुलेटर तो सब है कि नहीं है? लेकिन सबसे ज्यादा इंसुलेटर किसमें है? तो उस
उस इंसुलेटर को पहचानने के लिए आप लोगों के लिए एक नया वर्ड यहाँ पे सुनाई देगा। हमको पहचानना होगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को। किसको पहचानना होगा? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे कि आप कंडक्टर के लिए किसको पहचाने? कंडक्टिविटी को। जिसका कंडक्टिविटी जितना ज्यादा उतना वो गुड कंडक्टर। और इंसुलेटर को पहचानने के लिए हमको किसको पहचानना होगा? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, है ना? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ याद रखेंगे। ये बड़ी महीन चीज बता रहे हैं आप लोगों को हम। ठीक, अब फिर से सवाल उठी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? समझ में आ रहा है? इतना सा चीज आपको मालूम हो गया कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमको कहां पे मिलता है? इंसुलेटर पे मिलता है कि नहीं? बड़ी 12 क्लास में क्वेश्चन पूछता है ये। वुड हमारा किस प्रकार का चीज है? वहां पे लिखा हुआ रहेगा डाई इलेक्ट्रिक और कुछ कुछ चीजें लिखा हुआ रहता है। तो आपको समझ में आना चाहिए ये पॉइंट कि लकड़ी की बात कर रहा है। लकड़ी क्या है? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर है तो उसमें क्या दिखाई देगा हमको? डाई इलेक्ट्रिक दिखाई देगा। समझ में आ गया? स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगा, वो केवल डाई इलेक्ट्रिक वहां पे। स्ट्रेंथ तो हम, स्ट्रेंथ का मतलब क्या समझ रहे? ताकत। अब इसको समझाने के लिए आपको हम ले चलते हैं जनरल फार्मूला की ओर। ठीक, एटम है कि नहीं? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी? इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। लकड़ी हो, प्लास्टिक हो या रबर हो, तो उसमें भी तो एटम्स होती है। यहाँ पे क्या उपस्थित है आपका? इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। रूम टेम्परेचर में तो भैया हम नहीं जाएंगे बाहर। कहता है ये इलेक्ट्रॉन्स, हम इसी को चक्कर लगाएंगे, मेरा काम है। हमको इतना सा बल में हम नहीं जाने वाले। तो हम इसको लाने के लिए क्या करते हैं? इधर लॉलीपॉप लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? लॉलीपॉप। देखिए बच्चा लोग निकाल, बाबू लॉलीपॉप दौड़ते आता है, चाहे कुछ भी हो, माँ चाहे बाप, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो इसी इलेक्ट्रॉन्स को हम इधर बुलाने के लिए क्या लगाएंगे? लॉलीपॉप। और कौन सा लॉलीपॉप लगाएंगे तो आएगा ये? यही तो इसका लॉलीपॉप है कि नहीं? बच्चा को मिर्चा दिखाएगी तो आएगा वो? नहीं आएगा, भाग जाएगा। अगर यही पे तुम माइनस लगा देगी तो ये आएगा, वो भाग जाएगा ना। तो लॉलीपॉप इस तरह से लगाएंगे तो वो आ जाए। तो हम इसको क्या दिखा दें? लॉलीपॉप दिखा दें, ताकि ये इधर आ जाए। ठीक, अब ये लॉलीपॉप हम लगाएं तब भी ये क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स हमको 2 चाहिए तभी हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आने वाले। समझ में आ गया? जब आप 2 निकाले तो क्या बोलता? नहीं, हमको 4 चाहिए तभी हम आएंगे। ऐसा सिचुएशन बनता है कि नहीं बनता है? कुछ बच्चा लोग क्लेवर होता है, चालाक होता है, वो लोग ऐसे बोलता है 1 में नहीं 2 में तब आएंगे। समझ पा रही है बात को? और इसको समझने के लिए हम इजी वे में आपको फिर से लेके चलते हैं। ध्यान से समझिएगा यही चीज को। इलेक्ट्रॉन्स है, इधर हम लॉलीपॉप लगाएंगे, है कि नहीं? चलिए सबसे पहले हम +2 कूलम का लॉलीपॉप लगाए। प्लस ही चार्ज है ना, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। +2 चार्ज का कूलम्स लगाए। इसको डुबाने के लिए आ जाओ इलेक्ट्रॉन्स को। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं आया। समझ पा रही है? लो तब 4 कूलम। अब तो आ जाओ। फिर क्या बोलता है? नहीं। हमने और क्या किया? 6 कूलम। अब 6 कूलम में ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब आया तो क्या हुआ? फ्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और थोड़ी सी बात, हम दूसरा मटेरियल लेके चलते हैं आपको। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स है। हमने +2 कूलम लगाया, नहीं आया। +4 कूलम लगाया, नहीं आया। +6 कूलम लगाया, तब भी नहीं आया। +10 कूलम लगाया, तब भी नहीं आया। +20 कूलम लगाया, तब ये इलेक्ट्रॉन उधर चल आया। पा रहे हैं समझ में यहाँ? अब बताइए कि ये कितना कूलम्स में उधर आया? 6 कूलम पे। ये कितना कूलम्स पे उधर आया? 20 कूलम्स पे। तो किसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा?
जल्दी। 20 कूलम। 20 कूलम का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो इसकी अपेक्षा में ये मटेरियल आपका गुड इंसुलेटर है। बात समझ में आया? यस सर। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? Yes, कि sir. जितना आप पॉजिटिव चार्ज वहां मैक्सिमम लगाएं तब वो इलेक्ट्रॉन्स वहां से छूट के चलाए बाहर, और जितना चार्ज वहां पे आप लगाएंगे जो मैक्सिमम चार्ज जाएगा वो उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। बात पकड़ में आया? यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? ये दोनों की अपेक्षा में मान के चलिए, हम इसको क्या मान ले? ए मान ले, इसको क्या मान ले? बी मान ले। तो ए और बी में किसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा? बी का ज्यादा, ए का नहीं। अगर बी का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो ए की अपेक्षा में बी आपका गुड इंसुलेटर है। बात समझ में आया? यस सर। अब यहां पे समझिए, घर में जो टेस्टर यूज करते हैं ना, यस सर। ये जब आप ये 220 वोल्ट है, उसमें क्या लगी होती है आपका? प्लास्टिक। ये देखिए प्लास्टिक लगा हुआ है। यस सर। तो जब आप उसको डालते हैं वहां पे, यहाँ वाला पे 220 वोल्ट में, तो वो मान के चलिए कितना 4 कूलम या 2 कूलम चार्ज देता है। तो 2 कूलम चार्ज में प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन सुधर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो इंसुलेटर का इंसुलेटर बना हुआ है ना। यस सर। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना ही कैपेसिटी है ना, है कि नहीं है? अब वही टेस्टर पर लेके जाइएगा 1 लाख वाला वोल्ट में सटाने के लिए, तो उसके पास में तो बहुत लॉलीपॉप है कि नहीं है? लॉलीपॉप समझ पा रही है बात को? तो जैसे उसको सटाइएगा तो क्या करेगा वो? उस प्लास्टिक को भी क्या बना देगा? कंडक्टर बना देगा। और कंडक्टर बनाएगा तो क्या होगा? सुंदरी क्या होगा? क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगी, करंट आ जाएगा, हाँ, राख हो जाएगी वहां पे। समझ पा रही है बात को? इसीलिए वहां पे हम इस टेस्टर को लेके चेक करने के लिए नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारा क्या हो जाता है? कंडक्टर बन जाता है। ये देखो लॉलीपॉप वहां पे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा? खींच के बाहर निकाल देगा, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला मतलब इलेक्ट्रॉन करंट ट्रांसफर होना ही होना है। समझ में आ गया? इसलिए हर एक अलग अलग चार्ज को मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। बात पकड़ में आया? इसका मतलब आप समझ में आया कि लकड़ी में भी हमारा करंट फ्लो हो सकता है, प्लास्टिक में भी करंट फ्लो हो सकता है, आपका रबर में भी करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको सिचुएशन बनाना होगा। बात समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? नहीं। अब इसको बनानी वहां पे बिठा रहे हैं, ठीक ना? यस सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से हम किसको मेजर करते हैं? गुड इंसुलेटर की। जिसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा गुड इंसुलेटर होता है। अब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमने अभी सीखा किसको कहते हैं? कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं, चाहे जितना भी हमको सप्लाई करना पड़े वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, वही उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाए। और जब इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल जाए तो वो इंसुलेटर भी क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। यही बात यहाँ पे लिख दिया गया है, देखिएगा, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन विथस्टैंड बिफोर इट ब्रेक डाउन। जब ये क्या है? नहीं टूटा है दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तब तक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या है? खड़ा है। अगर वो क्या हो जाए? ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, कब टूटेगा? जब हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, तो टूटना ही टूटना है उसको एक समय में, और ये टूटा तो ये क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे देखिए, बाकी चीज को तो हम नहीं लेके चलेंगे, लेकिन हमारे पास में हमारा एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है, हवा है। हवा भी हमारा क्या हो सकता है? कंडक्टर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ये सिचुएशन लाना होगा 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। अगर इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्रिएट कर देते हैं हवा में, तो हवा भी आपका क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। और यही घटनाएं जब आप स्विच को ऑन ऑफ करते हैं
कभी तार को जोड़ते हैं तो वहां से चिंगारी निकलती हुई आप देखे हैं। समझ में आ गया? तो वो चिंगारी कहां से निकलती है? हवा से निकलती है। समझ में आ गया? उसका ये मतलब हुआ कि हवा उस समय क्या बन रहा है वहां पे? कंडक्टर। और वहां पे ये सिचुएशन बनती है। समझ में आ गया? यहाँ पे तो ये था आपका इंसुलेटर। क्लियर? अब एक चीज और समझेंगे हम लोग इंसुलेटर के बाद में, सेमीकंडक्टर। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बातचीत कर चुके हैं। समझ में आ गया? सेमीकंडक्टर नाम से ही पता चल रहा है, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा, जो प्योर वाटर होता है हमारा ना, प्योर वाटर, जैसे हम लोग ये जो पानी पीते हैं वो प्योर वाटर नहीं है। समझ पा रही है? प्योर वाटर का मतलब समझ में आ रहा है किसको कहते हैं? जिसमें किसी भी प्रकार का मिनरल्स कंटेंट ना हो, वो हमारा क्या है? प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर। प्योर वाटर हमारा क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। लेकिन जो पीते हैं ना पानी, वो आपका कंडक्टर है। क्यों है कंडक्टर? क्योंकि उसमें आपका आयन प्रेजेंट होता है। बहुत सारे क्या है? मिनरल्स है। तो मिनरल्स होने की वजह से उसमें क्या उपस्थित हो जाते हैं? आयन। और जहां पे आयन है वो आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट। समझ में आया? कि आपका प्योर वाटर क्या होता है? बैड कंडक्टर, यानी कि इंसुलेटर होता है। लेकिन जैसे कि नमक का पानी हो गया, जब हम लोग जनरली कुआं से भर के पीते हैं पानी, ये सब क्या है? आपका कंडक्टर है। समझ पा रही है? अब हम थोड़ी सी बात करेंगे किसका? सेमी कंडक्टर, यानी कि अर्धचालक, आधा चालक। हम लोग का फिजिक्स में इसका एक स्पेशल चैप्टर आएगा, सेमी कंडक्टर डिवाइस। फिजिक्स में पूरा चैप्टर ही आएगा। और इसकी आने से, सेमीकंडक्टर की इन्वेंट होने से हम लोग का डेली लाइफ में क्रांति ला दिया। समझ में आ गया? ये सेमीकंडक्टर का काम क्या है कि जितनी मात्रा में आप इलेक्ट्रॉन्स को चाहें उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा सकते हैं। जब मर्जी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को रोक सकते हैं। जिस डायरेक्शन पे फ्लो चाहिए उस डायरेक्शन पे आप फ्लो करा सकते हैं। हम इसकी बात करेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर की, लेकिन फिलहाल ये समझ रहे हैं कि ये सेमीकंडक्टर क्या होती है उसको। ठीक, वो मेटल जिसको हम लो टेम्परेचर में रखते हैं। किस में रखते हैं? लो टेम्परेचर में। तो वो इंसुलेटर का काम करता है। वो मेटल या मटेरियल जिसको लो टेम्परेचर देने पर क्या काम करता है? इंसुलेटर का काम करता है। लेकिन उसी को अगर हम हाई टेम्परेचर दे दें तो क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। बात समझ में आया? जैसे मान के चलिए हम पहले बात किसका करेंगे? इंसुलेटर। इंसुलेटर कब शो करेगा? ये लो टेम्परेचर पे। कंडक्टर भी ये शो करेगा कब? हाई टेम्परेचर। डेफिनेशन लिख पाएंगे? That's material which show insulator at low temperature and show conductor at high temperature. समझ में आ गया? क्लियर? एक ही मेटल, मान के चलो कि ये हमारा एक मटेरियल है, इसको हम ठंडा कर दें तो ये क्या काम कर लेगा? इंसुलेटर। इसी को हम गर्म कर दें तो ये क्या बन जाएगा? कंडक्टर। समझ में आया? तो क्या हमारे नेचर में ऐसा कोई मटेरियल प्रेजेंट है? तो इसका भी आंसर होता है हाँ। नाम सुनी होगी, जिसका नाम है आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्या नाम है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जिसको आप ठंडा कर देंगे तो इंसुलेटर है, अगर थोड़ा सा हीट दे देंगे तो कंडक्टर है। बात समझ में आया? एक और हमारे पास वर्ड आती है जिसका नाम है सुपर कंडक्टर।
क्या नाम है? सुपर कंडक्टर। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट यू मीन बाय द सुपर कंडक्टर। आप सुपर कंडक्टर से क्या समझते हैं? कंडक्टर तो आपने सीखा, लेकिन सुपर कंडक्टर क्या होती है? सुपर कंडक्टर वो होता है जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करें? मूव करें। सुपर कंडक्टर वो होता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करे तो उसके अंदर पे जीरो रेसिस्टेंस हो। बात समझ पा गए? जीरो रेसिस्टेंस हो। समझाते हैं यहाँ पे। जब आप किसी वायर से इलेक्ट्रिक को सप्लाई किए तो आप देखेंगे थोड़ा देरी बाद में वो वायर गर्म होने लगता है। गौर किए हैं आप? कभी छू के देखे हैं? मोबाइल को चार्ज में लगाइए कभी? यस सर। चार्जर को कभी छुई है? यस सर। गर्म रहता है? यस सर। क्यों रहता है गर्म? बताइए क्यों रहता है गर्म? समझिएगा यहाँ पे क्यों गर्म रहता है। जब वहां आप उसको चार्ज दिए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगा? वहां से ट्रांसफर होने लगा। तो उसके अंदर पे बहुत सारी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव कर रहे होंगे तब आपस में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से क्या करते हैं? टकराते हैं। समझ में आ गया? और जब आपस में टकराते हैं तो वहां से क्या उत्पन्न होता है? हीट उत्पन्न होता है, और वही हीट आपको बाहर दिखाई देता है। लेकिन एक ऐसा मटेरियल जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करे? मूव करे तो उसके अंदर पे कोई भी रेसिस्टेंस ना हो, यानी कि वो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरा इलेक्ट्रॉन से कभी भी टक्कर ना खाए। समझ में आया? यस सर। तब इस प्रकार का सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर कहा जाता है। अगर हम लोग की लाइफ में, डेली लाइफ में सुपर कंडक्टर आ जाए तो बहुत सी चीज हम लोग के लिए इफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे आज आप लोग इंटरनेट चलाते हैं ना, उसका स्पीड थोड़ा सा क्या है? कम है। जब सुपर कंडक्टर हमारी लाइफ में आ जाएगी ना तो सिर्फ आपको छूना देरी होगा और आप जो काम कर रहे हैं वो काम होने में देरी नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर में किसी प्रकार का रेसिस्टेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। और ये अभी जनरली जो हम वायर लगाते हैं नेट वगैरह चलाने के लिए, उसमें क्या है? आपका केवल वो कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर नहीं है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स जितना स्पीड के साथ में मूव करना चाहिए उतना स्पीड के साथ में नहीं मूव कर पाता, क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? टक्कर खाते हैं, और टक्कर खाने की वजह से वहां से हीट भी जनरेट हो जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है हमारे बनाने के लिए सुपर कंडक्टर? तो इसका भी आंसर होता है हाँ, लेकिन हम लोग इसको अभी अपनी लाइफ में नहीं उतार सके हैं, केवल ये अभी लैब तक सीमित है। कहां तक सीमित है? लैब तक सीमित है। समझ में आ गया? यस सर। और ये है मरकरी। कौन है? मरकरी। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म पे प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? यस सर। अगर मरकरी को 4.2 केल्विन टेम्परेचर के नीचे रख दिया जाए, एक बार फिर से, मरकरी को 4.2 केल्विन टेम्परेचर से नीचे रख दिया जाए तो ये सुपर कंडक्टर बिहेवियर शो करता है। बात समझ में आया? यस सर। लेकिन उसको हम डेली लाइफ में कैसे ला सकते हैं? क्योंकि हम मान के चलिए उसका तार बनाते हैं तो यहीं का डिग्री आपका 45 डिग्री सेल्सियस है अभी, तो वो सुपर कंडक्टर शो नहीं कर सकता। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि उसको हम लोग का डेली लाइफ में किस तरह का यूज कर सके। सुपर कंडक्टर तो बन गया, लेकिन हमारा कंडीशन वैसा नहीं है। अगर हमको ऐसा यूज करना है तो पूरा क्लाइमेट को चेंज करना होगा ना, नहीं करना होगा? कितना लाना होगा? 4.2 केल्विन टेम्परेचर में लाना होगा, लेकिन पॉसिबल ये है? नहीं है। समझ में आया? इसका एक लाइन आप लिखेंगे, लिखिएगा, फैन electrons is moving inside
the material then inside resistance becomes zero, then the material so SHOW, so superconductor behavior, for example क्या है आपका मरकरी Hg, ये कितना में सुपर कंडक्टर शो करता है 4.2 केल्विन टेम्परेचर से नीचे, 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 273 केल्विन किसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो 4.2 केल्विन जानते हैं कितना माइनस डिग्री सेल्सियस में ये सुपर कंडक्टर शो करता है। सुपर कंडक्टर का मतलब समझ पा रहा होगा कि कंडक्टर से हम इतनी सारी डेवलप कर लिए, जब हमारी लाइफ में अगर सुपर कंडक्टर आ जाए तो हम क्या नहीं कर सकते। समझ पा रही है? मिनटों में कुछ चीज को ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनटों में। क्लियर? डाउट है? यहाँ पे लिख दीजिएगा 4.2 केल्विन टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, इसको लो होना चाहिए, तभी मरकरी भी क्या शो करता है, सुपर कंडक्टर शो करता है। जब ये टेम्परेचर हम मरकरी को लेके आते हैं तब इसके अंदर पे आपका जीरो रेसिस्टेंस प्रेजेंट होता है। अब जीरो रेसिस्टेंस प्रेजेंट है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को रोकने वाला कोई नहीं। समझ पा रही है? क्लियर? तो थोड़ा सा आज जो हमने पढ़ा उसको हम लोग पीछे से देखते हैं, है ना? जब किसी भी मेटल्स को हम एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पे लेके जाएं तो वो इंसुलेटर है या कंडक्टर बनेगा? क्या बनेगा सुजाता? बताओ जल्दी। किसी भी मेटल्स को जब हम -273 केल्विन पे लेके जाएं तो क्या वो हमारा कंडक्टर शो करेगा या इंसुलेटर शो करेगा? नहीं आया समझ में बात? हमने फर्स्ट में ही बताया क्या शो करेगा, कंडक्टर शो करता है, इंसुलेटर शो करेगा। -273 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं इसको। समझ में आ गया? इस टेम्परेचर पे आप किसी मेटल्स को भी लेके जाएंगे तो वो आपका इंसुलेटर शो करेगा, उससे आप करंट को सप्लाई नहीं कर सकते। करंट सप्लाई कब पॉसिबल है? जब वो रूम टेम्परेचर पे मिलता है तो वहां का इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, आयोनाइज, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाए, तब वो आपका क्या काम करता है, कंडक्टर का काम करता है। क्लियर? कंडक्टर को हम लोग किससे मेजर करते हैं कि कौन सा अच्छा कंडक्टर है? कंडक्टिविटी से। यही तो अभी सीखे। जिसका कंडक्टिविटी जितना ज्यादा वो उतना गुड कंडक्टर है। समझ में आ गया? इंसुलेटर में क्या कहानी बनती है? क्या होता है जब हम उसमें थर्मल हीट देते हैं तो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन जंप कर पाता है? नहीं। लेकिन जब हम उस इंसुलेटर में लॉलीपॉप दिखा के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दें तो वो इंसुलेटर भी क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है कि नहीं है? और इस इंसुलेटर को मेजर करने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, है कि नहीं? यर का हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना? 3×10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। इतना सा अगर हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दें तो हमारा यर भी क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। नहीं तो इन जनरल यर इज ए बैंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
लेकिन ये सिचुएशन खड़ा कर दें तो एयर भी हमारा क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। बात समझ में आया? Yes, sir. सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या हमने समझा कि वो मटेरियल जिसको लो टेम्परेचर देते हैं तो क्या शो करता है, इंसुलेटेड, और उसी मटेरियल में जब हम हाई टेम्परेचर दे दें तो कंडक्टर बन जाता है। क्या कहलाती है, सेमीकंडक्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है कि नहीं। सुपर कंडक्टर का क्या मतलब, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करे तो उसके अंदर पे जीरो रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, है कि नहीं, यही तो लिखे हम यहाँ पे। क्या कहलाती है, सुपर कंडक्टर। हम लोग का सुपर कंडक्टर कौन है, मरकरी। किस टेम्परेचर पे, 4.2 केल्विन टेम्परेचर से नीचे मरकरी सुपर कंडक्टर बिहेवियर शो करता है। बात समझ में आया? डाउट है कहीं पे, किसी को पूछना है? तो चलिए फिजिक्स को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल यही फिजिक्स आगे की ओर चलेंगे, कूलम्स लॉ वगैरह हम पढ़ेंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ इस चार्ज का आत्मा है। समझ रही है? फिजिक्स क्लास आज यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक।